गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद मित्रों। आप सभी का आपके इस शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल और जूम क्लास में स्वागत है, जिसमें हम लोग एनटीए, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर और एजुकेशन संबंधित जितने भी टॉपिक हैं सब चीजों की तैयारी कर रहे हैं। आज हम लोग एनटीए यूजीसी नेट का जो फर्स्ट पेपर होता है, कॉमन पेपर जो सभी के लिए होता है, उससे रिलेटेड टॉपिक को आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। वो है आपका पेपर 1 का यूनिट 6, जो कि लॉजिकल रीजनिंग है, जो इंडियन लॉजिक, जो आपका भारतीय दर्शन से भी संबंधित है, इंडियन लॉजिक से संबंधित है। तो हम लोग लॉजिकल रीजनिंग को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग न्याय शास्त्र, न्याय प्रमाण या न्याय दर्शन को हम लोग देख रहे हैं। उसमें हम लोगों ने जाना इससे पहले कि न्याय दर्शन होता क्या है, न्याय में 16 पदार्थों के बारे में जाना। उसके बाद कल की डेट में हम लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट को जाना, जिसमें ज्ञान के क्या भेद होते हैं उसको हम लोगों ने जाना था। नॉलेज के टाइप्स या नॉलेज के डिफरेंट जो होते हैं उनको जाना था। एक प्रमा था और एक अप्रमा था, उसके बारे में हम लोगों ने कल डिस्कस किया। कल हम लोगों ने 5 पॉइंट डिस्कस किए थे, वही आज हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। सबसे पहले ज्ञाता की बात करेंगे, ठीक है। आपके सामने 5 पॉइंट होंगे, 5 के पांचों में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना, इसलिए मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। ज्ञाता है, ये है आपका, ठीक। फिर आपका आता है प्रमाता, प्रमाता आता है, प्रमाता के बाद प्रमेय आता है, प्रमेय आता है, प्रमेय के बाद प्रमाण आता है, ठीक। अब इसमें प्रमाता को हम नोवर बोलते हैं, ठीक। प्रमेय को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रमेय को हम लोग ऑब्जेक्ट्स ऑफ नॉलेज बोलते हैं। ऑब्जेक्ट्स ऑफ नॉलेज होता है ये थ्योरम, ठीक है। एग्जाम में ये लिखा आएगा ऑब्जेक्ट्स ऑफ नॉलेज, ठीक। ऑब्जेक्ट्स ऑफ नॉलेज होता है। और प्रमाण को हम लोग सोर्स ऑफ नॉलेज, ठीक है, प्रमाणा होता है, प्रमाणा, प्रमाणा होता है। इसको हम लोग थ्योरम बोल सकते हैं, थ्योरी बोल सकते हैं, ठीक, थ्योरम बोल सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले ज्ञाता की बात क्या होती है? कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो ज्ञान प्राप्त करने वाला होता है, जो नॉलेज को प्राप्त करता है, उसको हम लोग ज्ञाता कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उसको हम लोग ज्ञाता कहते हैं, ठीक है। कहते हैं कि द वन हु एक्योर्स नॉलेज इज कॉल्ड ज्ञाता, ठीक है ना। ज्ञाता कहते हैं, मतलब ज्ञान प्राप्त करने वाला। क्या है ये? ज्ञान प्राप्त करने वाला, ठीक। ज्ञान प्राप्त करने वाला जो है आपका कौन कहलाएगा? ज्ञाता कहलाएगा। डेफिनेशन को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको चारों पांचों में अंतर समझ में आ जाएगा आज की डेट में ही ना, फिर आपको आगे पीछे कहीं भागना नहीं पड़ेगा। फिर दूसरा पॉइंट हम लोग का क्या है? ये क्या होता है? ये वो होता है जो विषय, ज्ञान का जो विषय होता है उसे हम ये कहते हैं जो विषय होता है, ठीक। जो ज्ञान का विषय होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं क्या? ये बोलते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन, ये ऊपर की दो डेफिनेशन हो गई। अब देखिए सीधे सीधे आपको इसके आगे की कंडीशन आपको समझ में आएगी, ठीक है, ठीक। इसके आगे कंडीशन आपको ये समझ में आएगी। यहाँ पे दो कंडीशन हो गई, दो चीजें आपको समझ में आ गई। अब आती बात प्रमाता की। क्या होता है? ज्ञान प्राप्त करने ज्ञान वाला, प्रमाता कहलाता है। करने वाला है, ठीक है। ज्ञान प्राप्त करने वाला प्रमाता कहलाता है, ठीक है। ये लाइन याद रखनी है हमको, ठीक। अब यहीं पर देखो, ज्ञान प्राप्त करने वाला ऊपर भी है और ज्ञान प्राप्त करने वाला नीचे भी है। इसका मतलब कि जो नोवर होता है और जो ज्ञाता होता है, दोनों की डेफिनेशन क्या है? दोनों की परिभाषाएं क्या है? यहाँ पर दोनों की परिभाषाएं एकदम सेम है। ये भी कहता है ज्ञान प्राप्त करने वाला जो होता है उसी को ज्ञाता कहते हैं, और यहाँ पर भी प्रमाता क्या होता है? जो ज्ञान प्राप्त करने वाला होता है उसको प्रमाता कहते हैं। इसका मतलब दोनों का अर्थ एक ही है, दोनों एक ही मीनिंग के हैं। तो इसको चाहे यहाँ पे प्रमाता लिखा हो चाहे ज्ञाता लिखा हो, बात एक ही होगी। कंफर्म हो गया? क्लियर हुआ?
अब कंफ्यूजन तो नहीं होगा, आप बता सकते हैं कि प्रमाता और ज्ञाता दोनों एक ही है, अलग नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों का अर्थ एक ही होता है। ज्ञान प्राप्त करने वाले को भी ज्ञाता कहते हैं और यहाँ पर भी ज्ञान प्राप्त करने वालों को भी प्रमाता कहते हैं। क्लियर ये पॉइंट? बताओ दो। अब दूसरा हो गया प्रमेय। प्रमेय में देखो इंग्लिश में सीधे सीधे लिखी है ऑब्जेक्ट्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान का विषय। क्या होता है? ज्ञान के विषय को, ज्ञान के विषय, जो ज्ञान का विषय होता है वो प्रमेय कहलाता है। क्या कहलाता है बताइए? जो ज्ञान का विषय होता है उसको हम प्रमेय कहते हैं, याद रखिएगा, उसको हम प्रमेय कहते हैं। और ये भी क्या होता है? जो ज्ञान का विषय हो वो ज्ञेय कहलाता है। तो मतलब यहाँ प्रमाता को हम लोग ज्ञाता बोल रहे हैं और प्रमेय को हम लोग क्या बोल रहे हैं? प्रमेय को हम लोग ज्ञेय बोल रहे हैं। ठीक, दोनों की परिभाषा सेम है, दोनों का मतलब सेम है, इसलिए दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कोई आपसे पूछ ले आपसे कि बताइए क्या होता है, तो आप बताओगे दोनों सेम ही है, दोनों ऑब्जेक्ट्स ऑफ नॉलेज है, दोनों ज्ञान के विषय ही होते हैं आपके। ठीक है, केवल नाम में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है बस, और कोई इसमें अंतर नहीं है आपका। क्लियर? अब आता है प्रमाण। प्रमाण क्या होता है? सोर्स ऑफ नॉलेज, मतलब ज्ञान के जो साधन होते हैं उसी को हम प्रमाण कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल आप मान लो, कैसे आप दे सकते हो? जैसे आपने एनटीए यूजीसी नेट का एग्जाम दिया, अब वहां पर एक क्वेश्चन का आंसर उन लोगों ने गलत उत्तर दे दिया, एक गलत आंसर दे दिया। अब आपको आंसर क्लेम करना है। क्या करना है? आंसर को क्लेम करना है। तो अब आप क्या करोगे? सोर्स ऑफ नॉलेज ढूंढोगे ना। ज्ञान का स्रोत क्या है? ज्ञान के साधन क्या है? मतलब कि जो क्वेश्चन है उसका आंसर, सही आंसर सही टेक्स्ट बुक्स में कहां पर मिलेगा? जब सही टेक्स्ट बुक्स आप उठाकर उनको प्रूफ करोगे तो वो आपका क्या कह रहा है? सोर्स ऑफ नॉलेज कहलाएगा ना, कि ज्ञान के स्रोत क्या है। आप उस प्रश्न के उत्तर को सही कर रहे हो, तो उस प्रश्न के उत्तर को जो सही कर रहे हो वो है क्या चीज? तो जहां से भी आप जो भी चीज इकट्ठा करोगे अपनी बातों को मनवाने के लिए या करने के लिए, तो वही ज्ञान के साधन होते हैं। जैसे टीचर है, टीचर आपको पढ़ाता है, बताता है या समझाता है, तो वो क्या करता है? वो अनेक तरीकों से चीजों को लाता है, कंटेंट को, मटेरियल को इकट्ठा करता है, और कंटेंट मटेरियल को इकट्ठा करने के बाद आपके सामने जिस तरीके से प्रेजेंट करता है, जिन उपकरणों, जिन चीजों की सहायता से, वही ज्ञान के साधन होते हैं। तो ज्ञान के साधन को प्रमाण कहा जाता है। एक वर्ड और आता है, एक वर्ड आता है प्रमिति। ठीक, प्रमिति बहुत कम पढ़ने को मिलता है कि प्रमिति क्या होता है। इंग्लिश में भी इसको प्रमिति ही बोलते हैं। इसमें क्या होता है आपका? इसमें आपका जो आपका यहाँ से सोर्स ऑफ नॉलेज, ये सोर्स ऑफ नॉलेज से जो रिजल्ट आता है, जो फल मिलता है, जो ज्ञान के साधन जो होते, ज्ञान के साधन को हमने पढ़ा, ज्ञान के साधन से हमने ज्ञान नॉलेज दिया, उससे जो हमें मिलता है, क्या मिलता है? नॉलेज। उससे जो हमें रिजल्ट मिलता है, उसका जो कंक्लूजन मिलता है, उसी को हम लोग कहते हैं, मतलब कहते हैं प्रमाण से जो निष्कर्ष निकलता है उसे प्रमिति कहते हैं। लाइन लिख लीजिएगा, प्रमाण से जो निष्कर्ष निकलता है उसे हम प्रमिति कहते हैं। अब जैसे आपको मैंने समझाया, आपको मैंने प्रमाणों के द्वारा समझाया, जब आप संतुष्ट हो गए, सेटिस्फाइड हो गए, तो आप क्या कहलाएंगे? आप प्रमिति के अंतर्गत आ जाएंगे। आपने जो निष्कर्ष निकाला कि हाँ बच्चे समझ गए सब लोग। ठीक, क्लियर पॉइंट? याद रखिएगा कि आप लोग, हम लोग जब सुबह मेहनत कर रहे हैं, जिस समय सब लोग अच्छी नींद ले रहे होते हैं, उस समय आप और हम बैठकर पढ़ते हैं, तो इसका कहीं ना कहीं रिजल्ट जरूर निकलना चाहिए हम लोगों को। ठीक है ना? हम लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत का फल कब मिलेगा? जब कोई ये नहीं कहेगा कि आपने क्या किया, कैसे किया। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, अभी आपके पास कितने, अक्टूबर के बाद ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और पूरा दिसंबर रहेगा। ये 3 महीने हैं। ये 3 महीने भी अगर आप जमकर अपने पूरे के पूरे पढ़ाई, अपने पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, मुझे लगता है कि आप ये अब इस 3 महीने को भी एक स्ट्रेटजी वाइज चलिए कि अब आपके देखिए कि आपका जो है कौन सी यूनिट आपकी कंप्लीट नहीं है। मैंने जितने भी पढ़ा रखे हैं सभी वीडियो मैंने डाल रखा है, सभी यूनिट मैंने बता रखा है, उसमें आप 1 बाय 1 टाइम निकाल के आप उसको कंप्लीट करो।
ठीक है ना। आप उसको कंप्लीट कर लेंगे तो आपके नोट्स छोटे छोटे नोट्स बन जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर आप रिवीजन करोगे और अंतिम 1.5 महीने जो होंगे, मतलब अंतिम 45 दिन जो होंगे, केवल आपका एक रिवीजन चलेगा और दूसरा क्वेश्चन पेपर चलना चाहिए। इसके अलावा आपको कुछ नया नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप अगर इस तरीके से चलोगे तो मुझे लगता है कि आप जो भी सफलता आप पाना चाहते हैं, नो डाउट आप कर लोगे। आप लोग घर का काम करने के बाद दोपहर का समय आपको थोड़ा सा आराम करने का मिलता है, आप 1 घंटा रेस्ट करो। रेस्ट करने के बाद 3 घंटे, कम से कम 3 घंटे अपने आप को दीजिए, ठीक है ना। कम से कम 3 घंटे अपने आप को दीजिए। फिर इसके बाद 4 से 5 या 5 से 6, 4 से 5 अपना रेस्ट करिए, फिर अपना घर का काम करिए। फिर शाम खाना बनाने के बाद कम से कम 2 घंटा उधर दीजिए। 3 तो 5, 5 घंटे आपको देने ही देने हैं। अब याद ये चीजें ध्यान रखना कि आपको करना क्या है। अब आपको अपने स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है कि हमारी बॉडी किस समय ज्यादा वर्क कर सकती है। तो आपको क्या करना है, आपको दोपहर में क्वेश्चंस को लगाने हैं या आपको जो नोट्स बनाने हैं वो सब करो, लेकिन लास्ट रात में जब आप सोते हो, लास्ट में सोने से पहले जो आपने रिवीजन जो टाइप का नहीं होता है कि माइंड में जो चीज चलती रहे, तो उसको आप पढ़ के सोएंगे तो ज्यादा बेहतर करेगा और आपको रिलैक्स भी करेगा कि आज मैंने इतनी चीजें कर ली है। तो रात को जो है थोड़ा सा जो पुरानी चीजें होती है उसको रिवीजन करने का काम करो, क्योंकि 10 यूनिट है, 10 की 10 यूनिट ना आप याद रख सकते हो ना हम याद रख सकते, कोई नहीं याद रख सकता। तो इसका एक ही हल है कि रिवीजन करते चले। हम लोग क्या करें, रिवीजन करते। ऐसा नहीं है कि यूनिट 6 भूल गए या यूनिट 10 भूल गए, यूनिट 10 नहीं, इसको एक सर्किल वाइज में चलता रहे। आपको याद रखना है, आपको ध्यान रखना है कि हमें रिवीजन डेली करना है। कुछ आप नया पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन रिवीजन बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। तो ये चीज आपको बहुत ध्यान से करना होगा। अगले 3 महीने आपके बहुत महत्वपूर्ण होने वाले। हो सकता है कि इसके बाद आपको मौका मिलेगा कि नहीं मिल पाएगा, पर घर की परिस्थितियां कैसी होंगी कैसी नहीं होंगी, तो इसको अंतिम मानकर आप अपना प्रयास करो और हो सके तो एकदम जी जान से लग जाओ, ठीक है ना। चलो, तो आप ये टारगेट बना लो। अगर अभी आपको ये लगता है कि आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट है, तो आप कुछ मत करो, दिन रात केवल अपने सिलेबस को कंप्लीट करो। क्या करना है आपको, जैसे मैंने अगर आपको हम बताएं कि एक एक अगर मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो उसमें एक यूनिट जो है कम से कम 20 से 25 वीडियो है। अब 20-25 वीडियो का मतलब 20-25 घंटे। अगर एक दिन में आप 5 घंटे देख रहे हो वो वीडियो, तो मतलब कि 2 से 4 दिन के अंदर आपका एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 4 से 5 मान चलो, 5 दिन में एक यूनिट कंप्लीट करते हो, मतलब 50 दिन में आप 10 यूनिट कंप्लीट कर लोगे। यदि अगर ऐसा है, अगर आपने 4-5 यूनिट कंप्लीट कर लिए, मान लो आपने 4 यूनिट आपकी कंप्लीट है, मतलब आपकी 4 यूनिट कंप्लीट का मतलब होता है 4×5 20 घंटे निकाल दो, मतलब 20 दिन निकाल दो, 30 दिन, मतलब 30 दिन के अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये टारगेट रखना है आपको, ठीक है ना। जब इस तरीके से टारगेट बना के चलोगे, स्ट्रेटजी बना के चलोगे, तो आपको सफलताएं आसानी से मिलेंगी। और एक चीज और है कि इसको ऐसे करने से आपके अंदर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, ठीक है ना। अब ये नहीं पता ना किसको कौन सा टाइम मिलेगा, ये आपको डिसाइड करना कि आप कितनी जल्दी चीजों को कंप्लीट कर लेते हो, ठीक। जितनी जल्दी आप कंप्लीट कर लोगे, उतनी जल्दी आपके माइंड से प्रेशर हटेगा और रिवीजन करना शुरू करेंगे, ठीक है ना। अब आप ये नहीं कि दिसंबर तक हम सिलेबस ही पढ़ते रह गए, तो कहाँ हो पाएगा आपका, ना आपका हो पाएगा ना मेरा हो पाएगा, किसी का नहीं हो पाएगा, ठीक। तो इस चीज को ध्यान रखना है, ऐसी स्ट्रेटजी बनाकर चलनी है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले प्रत्यक्ष प्रमाण की। किसकी, प्रत्यक्ष प्रमाण की। प्रत्यक्ष को हम क्या बोलते हैं, परसेप्शन। ठीक, देखो, समस्याएं जीवन में समस्याएं लगी रहती हैं। समस्याएं और समस्याओं से कोई मतलब सभी के पास, किसी के पास छोटी समस्या है तो किसी के पास बड़ी समस्या है। इन समस्याओं से जो चीर कर निकलता है वही असली हीरो कहलाता है, वही असली जो है नायक या नायिका कहलाती है। तो इसलिए अपनी समस्याओं को एक किनारे रखो और आपके सामने जो आपका लक्ष्य है, आपका जो पर्पस है, उसको कंप्लीट करो। उसको कंप्लीट करने के लिए आप छोटे छोटे टास्क बनाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा।
इसलिए कोशिश करो कि समस्याओं को किनारे करो और अपने लक्ष्य के प्रति ध्यान रखो। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण की। प्रत्यक्ष प्रमाण जो है न्याय शास्त्र का या प्रमाण शास्त्रों का सबसे पहला प्रमाण होता है। ठीक है, सबसे पहला प्रमाण होता है। प्रत्यक्ष की बात करेंगे तो प्रत्यक्ष होता क्या है, तो प्रत्यक्ष जो है न्याय दर्शन का सबसे पहला प्रमाण है। दिस इज द फर्स्ट परसेप्शन, दिस इज द फर्स्ट परसेप्शन एविडेंस इन द फिलोसफी ऑफ जस्टिस। ठीक, फिर कहते हैं कि न्याय दार्शनिकों ने प्रत्यक्ष पर जितनी गंभीरता से बात करी है, विचार किया है, उतना तो पाश्चात्य दार्शनिकों ने भी नहीं किया है। कहते हैं वेस्टर्न फिलोसफर्स हैव नॉट कंसीडर्ड द परसेप्शन एज सीरियसली एज द जस्टिस एज द न्याय फिलोसफर्स। ठीक है, मतलब न्याय फिलोसफर ने जितना डिस्कस किया है आपका परसेप्शन पर, उतना और किसी ने नहीं किया है। इसको परसेप्शन भी बोलते हैं, कहीं कहीं डायरेक्ट भी आपको लिखा मिल जाएगा, क्योंकि जो एनटीए वाले देते हैं वो ट्रांसलेट किया हुआ देते हैं, तो आपको परसेप्शन की जगह डायरेक्ट भी लिखा हुआ मिल सकता है। इसका आप ध्यान में रखेंगे, क्या मिलेगा, डायरेक्ट। ठीक, डायरेक्ट भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक, अब इसमें ये पॉइंट हुआ। अब न्याय दर्शन जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कहते हैं परसेप्शन इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंट इन द फिलोसफी ऑफ न्याय। ठीक, अब न्याय दर्शन में इसका प्रयोग क्यों होता है। अब कहते हैं कि न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष का प्रयोग जो होता है ज्ञान के साधन के रूप में होता है और इसके अतिरिक्त साध्य के रूप में होता है। साधन और साध्य दोनों के रूप में भी होता है। साधन क्या होता है, साधन तो आप जान रहे हैं कि साधन का मतलब होता है जो भी वस्तु किसी में मेरे काम में जो सहायक हो वो साधन कहलाती। साध्य का मतलब होता है जो सिद्ध कर दे वो साध्य हो जाता है। अब इसमें कहते हैं कि प्रत्यक्ष के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वो भी एक तरीके से प्रत्यक्ष ही होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं प्रत्यक्ष का प्रयोग जो है प्रमाण तथा प्रमा दोनों के अर्थों में किया जाता है। अब जैसे मैंने इसका एग्जांपल दिया था कि रस्सी में जब सांप का हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं तो वो प्रमा होता है, लेकिन रस्सी को रस्सी मानना, घड़े को घड़ा मानना, ठीक है, तो इन सब चीजों को एक जो जिस रूप में दिखाई दे रहा हो की बात तो याद रखिएगा। हर एक लाइन में यदि कहीं पर कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आएगा तो आप लोग जरूर पूछिएगा, एक बार नहीं 1000 बार पूछिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए। क्लियर। अब जैसे यहाँ पे प्रमा की बात हुई तो माइंड में बैठ जाना चाहिए, जो रियल नॉलेज है, जो वास्तविक चीजें दिखाई देती हैं वही आपका प्रमा है। प्रमा जो है आपका ये होता है, और आप प्रमा भी साथ में याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछ लेगा तो आपको बताना रहेगा। ठीक है, ये पॉइंट्स क्लियर हो गए इतने। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब इसमें कहते हैं प्रत्यक्ष जो है, अगर कोई भी चीज प्रत्यक्ष हमारे सामने होती है तो वो संदेह रहित होती है, उसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होता है। मतलब परसेप्शन नॉलेज इज विदाउट डाउट। ठीक है ना, परसेप्शन नॉलेज इज विदाउट डाउट, मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान जो होता है वह संदेह रहित होता है। और इसकी विशेषता की बात करें, यह जो है यथार्थ और निश्चित होता है। इट इज रियल एंड डेफिनिट। ठीक है, इट इज रियल एंड डेफिनिट। ठीक है, यह ज्ञान जो है यथार्थ होता है और निश्चित होता है। हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष ज्ञान को किसी अन्य ज्ञान के द्वारा प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, कहते परसेप्शन नॉलेज डज नॉट नीड टू बी सब्सटेंटेड बाय एनी अदर नॉलेज, मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाणित करने के लिए किसी अन्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों, प्रत्यक्ष ज्ञान तो हमें सामने दिखाई देता है। प्रत्यक्ष ज्ञान जो होता है वो स्वयं सिद्ध होता है, स्वयं सिद्ध होता है ना, कि उसको किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए हम संस्कृत में बोलते हैं प्रत्यक्षे किम प्रमाणक। ठीक है, क्या बोलते हैं, इसीलिए हम संस्कृत में बोलते हैं प्रत्यक्षे किम प्रमाणक। ठीक है, मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है ना, क्या होता है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती है, क्योंकि प्रत्यक्ष में विषयों को हम लोग
सामने देख रहे होते हैं, साक्षात्कार कर रहे होते हैं। साक्षात्कार इन द सेंस कि ये इंटरव्यूज होता है आपका। साक्षात्कार का मतलब होता है आपके सामने कोई वस्तु उपस्थित हो तो आप साक्षात उसको देखते हैं, कहते हैं साक्षात भगवान के दर्शन हुए या साक्षात मेरे गुरु के दर्शन हुए, ऐसे वर्डों का हम प्रयोग करते हैं। तो साक्षात का मतलब होता है हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से जो प्रकट हो, जो सामने हो, वो होता है। अब इसको जैसे और एग्जाम्पल में समझना चाहे, जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने बोला, किसी विश्वसनीय व्यक्ति ने कहा कि आज कॉलेज बंद है। क्या बोला कि आज कॉलेज बंद है, तो क्या वहां किसी प्रमाण की आवश्यकता है क्या? जब किसी सोर्सेबल नॉलेज ने, किसी बड़े व्यक्ति ने बोल दिया कि आज कॉलेज बंद है, तो कॉलेज क्या होगा? बंद ही होगा। ठीक है ना? ये क्लियर है पॉइंट? अब इस कथन में ये चीजें पॉइंट, इस कथन में आप सीधे ही जान सकते हैं कि कॉलेज जाने से पहले तो वो कॉलेज बंद है आपका, तो यहाँ पर किसी भी और चीज की आवश्यकता नहीं हुई, किसी भी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती आपकी। ठीक है? ठीक है? अब प्रत्यक्ष में जो है, प्रत्यक्ष ज्ञान जो होता है अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, इन इत्यादों से भी मतलब जो है सबसे अलग होता है। लेकिन प्रत्यक्ष पर ये सब जितने भी प्रमाण है, प्रत्यक्ष के अलावा आप अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि, मतलब प्रत्यक्ष को छोड़कर इन सब की जब हम बात करेंगे तो ये सब किस पर निर्भर रहेंगे? ये सब प्रत्यक्ष प्रमाण पर ही निर्भर रहेंगे। प्रत्यक्ष के बिना प्रमाणों की ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। नॉलेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस प्रमाणास विदाउट परसेप्शन। बिना परसेप्शन के किसी भी प्रमाण को हम सही तरीके से नहीं जान सकते हैं हम लोग। क्लियर? ये पॉइंट यहाँ तक हो गया, क्लियर हो गए यहाँ पर। अब इसके पॉइंट और आ सकते हैं, इसके पॉइंट की बात करेंगे, कहेंगे प्रत्यक्ष जो है स्वतंत्र होता है और निरपेक्ष होता है। स्वतंत्र का मतलब क्या होता है और निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? आप इसके बारे में कैसे बताना शुरू करोगे? तो अपने पास शब्दों का भंडार रखना सीखें। अब स्वतंत्र की बात है, स्वतंत्र क्या होता है? स्वतंत्र का मतलब सबसे पहले जो आपने बताया, स्वतंत्र का मतलब होता है दूसरों पर निर्भर ना होना। पहला पॉइंट तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके आगे थोड़ी सी संकल्पना है, थोड़ा सा माइंड और बताएं। ये तो सभी लोग बताएंगे। स्वतंत्र का मतलब होता है जहां पर किसी भी कार्य को करने के लिए हम किसी से पूछे ना, किसी का रोक टोक ना हो। स्वतंत्र का मतलब होता है खराब है तो भी मेरा, अच्छा है तो भी मेरा। ठीक है? स्वतंत्र का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी काम करने जा रहे हो, काम करने से पहले आपको किसी की आज्ञा नहीं लेनी है। निर्भरता एक अलग चीज होती है। निर्भरता कब होती है? किसी पर जब हमें आवश्यकता होती है। स्वतंत्रता में आवश्यकता के अनुसार हम अपनी स्वतंत्रता के हम निर्भर होंगे। स्वतंत्रता में भी निर्भरता होती है, कब? लेकिन अपनी आवश्यकता के अनुसार, कि हम किससे संबंध रखें, किससे संबंध ना रखें। ये मेरी स्वतंत्रता है, मेरी इंडिपेंडेंसी है, मेरा जो है सेल्फ है ये चीजें। ठीक? तो स्वतंत्रता की परिभाषा क्या हुई? जब कभी भी हम स्वयं अपने स्व विवेक बुद्धि के द्वारा काम कर सकें, स्वतंत्रता कहलाती है। तो ये तो समझ में आ गया। लेकिन निरपेक्ष क्या होता है? कहते परसेप्शन इज इंडिपेंडेंट एंड एब्सोल्यूट प्रमाणा। एब्सोल्यूट मतलब निरपेक्ष होता है। कहते नहीं निर्दलीय या निरपेक्ष चुनाव जो लड़ते हैं, निरपेक्ष चुनाव में जैसे मान लो एक व्यक्ति ये है और दूसरा एक व्यक्ति ये चुनाव लड़ रहा है, इसके सामने इसका प्रतिपक्ष कोई खड़ा नहीं है। जब कोई एक व्यक्ति के सामने कोई दूसरा ना खड़ा हो, केवल एक ही लेना है हमें, कोई और ऑप्शन ही ना हो, तो वही निरपेक्ष हो जाता है। ठीक है ना? निरपेक्ष का मतलब होता है किसी और की, सिंगल पर्सन की हम बात करें। ठीक? यहीं पर निरपेक्ष के बाद एक सापेक्ष की बात आती है। सापेक्ष क्या होता है? सापेक्ष का मतलब होता है दो लोग खड़े हैं, दोनों लोगों में जब तुलना करते हैं तो वो सापेक्षता कहलाती है। सापेक्ष में ये नहीं तो ये सही। अगर हम इस पेन को यूज कर रहे हैं तो ये पेन ना सही, दूसरा पेन इसकी जगह ले ले। जब एक पेन की जगह कोई दूसरा पेन ले लेता है तो उसको हम सापेक्ष बोलते हैं। लेकिन यदि हम कहें कि केवल यही एक पेन जो है इस बोर्ड पर चलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं चलेगा, तो ये क्या हुआ? निरपेक्ष हो गया। जिसका कोई पक्ष ना हो वो निरपेक्ष कहलाता है।
जिसको एब्सोल्यूट बोलते हैं, एक्यूरेट बोलते हैं, ठीक है, जिसका कोई खंडन नहीं कर सकता, वही आपका निरपेक्ष कहलाता है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, समझ में आया? निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? जिसका कोई पक्ष ना हो, जिसका कोई विरोधी ना हो। ठीक है, जैसे आपको है, आपका कोई विरोधी नहीं है, आपकी अगर आप अपने घर में कोई बात कहो और आपकी बात जो है घर में मान ली जाए, तो आपका कोई कोई विरोध नहीं कर रहा है, तो आप निरपेक्ष हुए, एब्सोल्यूट हुए, एक्यूरेट हुए आप ना, कि आपकी बात हमेशा सदैव मानी जाएगी, क्योंकि आपको कोई विरोधी नहीं है। अब आप सही है कि गलत है ये नहीं, लेकिन आप उस समय आपका कोई विरोधी नहीं है। ठीक, तो ये सापेक्ष में क्या होगा? सापेक्षता में क्या होता है कि घरों में क्या होता है, कोई एक बात पे डिस्कस करोगे तो उस पर सभी लोगों की सहमति होना जरूरी होती है, तो वही आपकी बात कह रहा है। तो यहाँ पे स्वतंत्र और निरपेक्ष कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलते जुलते दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? ठीक, तो ये पॉइंट हो गया। तो ये प्रत्यक्ष परसेप्शन के ही क्वालिटीज है आपकी। क्लियर हो गया? फिर कहते हैं प्रत्यक्ष की यह विशेषता उसे अन्य प्रमाणों से अलग करती है, क्योंकि अन्य प्रमाण जो है सापेक्षता को मानते हैं, जबकि प्रत्यक्ष प्रमाण जो है सापेक्षता को नहीं मानता है। ये लाइन लिख लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है कि सापेक्षता को कौन सा प्रमाण मानता है। ठीक, तो उसमें ऑप्शन देगा, 6 के 6 दे देगा और कोडिंग बनाकर दे देगा, तब आप फंस जाओगे वहां पे। तो याद रखना है कि निरपेक्ष को केवल प्रत्यक्ष प्रमाण मानता है, बाकी अन्य कोई प्रमाण नहीं मानता है निरपेक्ष को। सापेक्ष को केवल प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मानता है, बाकी सभी प्रमाण सापेक्षता को मानते हैं। ऐसे लाइन आप लोग लिख लो सभी लोग। आप लोग लिख सकते हो, चुनाव में जब कोई निर्दलीय जीतता है तो निरपेक्ष जीतता है, और जब कोई चुनाव लड़ के सामने वाले को हराकर जीतता है तो वो सापेक्ष होता है आपका। क्लियर? ये एग्जांपल आपको फिट बैठेगा। अब इसकी अगर इतनी चीजें हम लोगों ने इसकी विशेषताओं के बारे में बात कर ली है, तो थोड़ा सा और 2 कदम आगे चलेंगे। प्रत्यक्ष का हम क्या करेंगे? इसका संधि विच्छेद करेंगे, 2 भागों में बांटेंगे। प्रत्यक्ष जो होता है 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? प्रति, धन, अक्ष। ठीक, प्रति, धन, अक्ष, 2 वर्ड्स। तो मतलब प्रति मतलब होता है कॉपी। ठीक है, क्या होता है? कॉपी। इंग्लिश में बोलेंगे कॉपी होता है, और अक्ष का मतलब होता है आई। ठीक है, अक्ष का मतलब होता है आई, ई आई होता है। प्रति का मतलब आप समझ लो, प्रति का मतलब आपको हम लोग कह सकते हैं सामने। ठीक है, फ्रंट होता है, FRONT, फ्रंट। प्रति का मतलब होता है फ्रंट, आई, अक्ष का मतलब आई, फ्रंट का मतलब होता है सामने, और ये आंख। ठीक, तो मतलब प्रति का मतलब, यहाँ पर प्रति का मतलब क्या होता है? सामने। ठीक है, और अक्ष का मतलब होता है आंख। मतलब प्रत्यक्ष का अर्थ क्या हुआ? जो आंख के सामने हो। क्या होगा? जो आंख के सामने हो। हेलो, हाँ, बोलिए। कुछ नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है अच्छा सर। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रत्यक्ष की हम बात कर रहे हैं। प्रत्यक्ष जो है 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। ठीक है, जिसमें एक पहला होता है प्रति, दूसरा का मतलब होता है अक्ष। प्रति का मतलब होता है सामने, और अक्ष का मतलब होता है आंख, आई। ठीक है ना, जिसका अर्थ होता है जो आंखों के सामने हो। ठीक, परसेप्शन मीन्स वन हु इज द फ्रंट ऑफ द आई। ठीक है, जो हमारे आंखों के सामने हो वही प्रत्यक्ष कहलाता है। ठीक है ना, लेकिन यह प्रत्यक्ष का एक नैरो वर्ड है। ये नैरो मीन्स है आपका। क्या है? नैरो मीन्स है आपका। नैरो मीन्स है, नैरो का मतलब होता है छोटा अर्थ या संकुचित अर्थ। छोटा अर्थ या संकुचित अर्थ। नैरो का मतलब क्या होता है? छोटा। ये मतलब प्रत्यक्ष की डेफिनेशन जो दी है, आंखों के सामने होना, तो ये एक छोटी परिभाषा है, संकुचित परिभाषा है। लेकिन इसी के बड़े अर्थ को जो हम देखेंगे, जैसे इसमें कहता है कि प्रत्यक्ष का अर्थ जो होता है
केवल आंख से देखकर ही प्राप्त किया हुआ ज्ञान नहीं कहा जा सकता, बल्कि इंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे भी हम कहते हैं। इंद्रियों में कौन कौन से ज्ञान है? इंद्रियों में भी इन्होंने बोला कि इंद्रिय ज्ञान, मतलब कहते हैं परसेप्शन मीन्स नॉट ओनली नॉलेज गेन बाय looking at the eye, but the knowledge obtained from other sense such as ears, nose, skin, tongue is also called perception। ठीक है, कौन कौन से आपके, अब इसमें देखिए कौन कौन से बता रहा है इसके सामने। सबसे पहले आपके सामने कह रहा है कि इसमें जैसे अन्य इंद्रियों में कौन कौन से हैं, जैसे आपके कान कह रहा है, कान के बाद नाक, ठीक, कान हो गया, कान के बाद नाक हो गया, नाक के बाद त्वचा हो गई, ठीक, त्वचा हो गई, त्वचा के बाद जीभ हो गया, जीभ, और एक आंख तो यही है, ठीक, आंख तो यही है। तो ये आपके कितने हो गए? 5 हो गए, ठीक। तो यहां पर देखिए इसको आई लिखते हैं, आई होता है। फिर आपको कान में आपका क्या हो जाएगा? आपका ईयर्स हो जाएंगे, आपके नोज हो जाएगी, स्किन हो जाएगा, ठीक, स्किन हो जाएगा, स्किन के बाद आपका टंग हो जाएगा, ठीक, टंग हो जाएगा। तो ये चीजें याद रखनी है कि प्रत्यक्ष का मतलब होता है केवल आंखों से देखना नहीं, आंखों के साथ आपका आंख, कान, नाक, त्वचा और जीभ, ठीक है, जीभ, ठीक। इन सब चीजों के माध्यम से जब कभी हम किसी भी चीज को जानते हैं, समझते हैं, तो वही आपका क्या कहलाता है? वही आपका परसेप्शन, वही आपका प्रत्यक्ष कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका सीधा मतलब हुआ कि प्रत्यक्ष का मतलब वह ज्ञान है जो इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त हो। Therefore, perception mean is the knowledge is obtained thought the senses। ठीक है, सेंसेस के द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वही हमारा क्या कहलाता है? आपका परसेप्शन कहलाता है। अब एग्जाम्पल के रूप में हम कैसे देख सकते हैं? अब एक एक एग्जाम्पल लेते हैं, चलो वन बाय वन एग्जाम्पल लेंगे। अगर आपको लिखना होगा आप लिखेंगे भी। जैसे आंख है, आंख से क्या कहेंगे? आंखों से देखकर गुलाब के फूल के लाल रंग का ज्ञान होता है। आंखों से हम क्या देखते हैं? गुलाब को देखते हैं, गुलाब के लाल रंग को देखते हैं, तो वहां पे लाल रंग का ज्ञान होता है। मतलब सीन विथ द आईज देयर इज नॉलेज ऑफ द रेड कलर ऑफ द रोज फ्लावर। मतलब लाल गुलाब को देखकर लाल रंग का हमें ज्ञान होता है। तो ये क्या हुआ? पहला हो गया। दूसरे कान की बात करेंगे तो कान से सुनकर संगीत का ज्ञान होता है। क्या? लिसनिंग द ईयर ब्रिंग नॉलेज ऑफ म्यूजिक। मतलब कान से सुनकर किसका ज्ञान होता है? संगीत का ज्ञान होता है। फिर आपका किससे कहते हैं? फिर आपका नाक है, नाक से हम क्या करते हैं? नाक से हम किसी भी चीज को सूंघकर या नाक से सूंघकर फूल की सुगंध का हम लोग ज्ञान ले सकते हैं। ठीक है, क्या होता है? जैसे कहते हैं बाय स्मेलिंग थॉट द नोज यू गेट नॉलेज ऑफ द एरोमा ऑफ द फ्लावर, एरोमा ऑफ द फ्लावर। ठीक, ये हो गया। फिर त्वचा की बात करेंगे। ठीक है, त्वचा में क्या होता है? किसी भी चीज को टच करके हम लोग ज्ञान पाते हैं कि कोई भी चीज सॉफ्ट है कि आपका हार्ड है, इसके बारे में हम लोग त्वचा से संबंधित होता है। फिर इसके बाद आता है जीभ। जीभ से आपको टेस्ट, किसी भी चीज को चख कर, जैसे आम मीठे, आम से मीठे की आपको मीठा है, ये खट्टा है, इसका ज्ञान हमें क्या होता है? जीभ से होता है आपका। तो ये सब चीजें हैं परसेप्शन से रिलेटेड है आपके। क्लियर है? पॉइंट बताइए। अब इन्होंने इसकी तीन व्याख्याएं करी है। एक इंद्रिय ज्ञान है, एक विषय होता है, और एक जो है आपका सन्निकर्ष होता है। तो इंद्रिय ज्ञान में इन्होंने क्या रखा है? ठीक है, इसको साफ कर दे। अवास्तविक ज्ञान, जिसमें मैंने बताया था ना कि कुछ देर के लिए हमें कोई भ्रम हो जाता है, तो वो अनरियल ज्ञान होता है। अच्छा, ओके सर, थैंक यू।
ओके ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी बात कर रहे हैं, इसके 3 पार्ट्स इन्होंने बताए हैं, 3 विषय बताए। नंबर 1 इंद्रिय होता है, इंद्रिय ज्ञान होता है, दूसरा विषय होता है, और तीसरा सन्निकर्ष होता है। ठीक, इन 3 आपके होते हैं, आपके सन्निकर्ष, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, सेंसेस। ठीक, सेंस होता है आपका, सेंसेस होता है, फिर आपका सब्जेक्ट होता है, ठीक, सब्जेक्ट होता है, फिर आपका सन्निकर्ष आपका होता है, सन्निकर्ष वैसे ही लिख देते हैं हम लोग। ठीक, तो इसमें सबसे पहले हम इंद्रिय के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इंद्रियों में क्या होता है। इंद्रियों में इंद्रियां कितनी प्रकार की होती हैं, टोटल आपकी 11 होती हैं। 11 में मन उभय होता है, कॉमन होता है, उसके अलावा आपकी 2 होती हैं। कौन सी होती है, एक ज्ञानेंद्रियां होती हैं, ज्ञानेंद्रिय होती है, दूसरा कर्मेंद्रिय होती है, ठीक है, दूसरा कर्मेंद्रिय होती है। तैयार रहिए बताने के लिए। ठीक, ज्ञानेंद्रियों में कौन आएगा, कर्मेंद्रियों में कौन आएगा। नहीं नहीं, यो हो गया, ये ज्ञानेंद्रिया तो हो गई आपकी, शैली ने बता दिया ये ज्ञानेंद्रिया है। कर्मेंद्रियों में कौन आता है, हाथ। पैर, हाँ। और आपकी वाणी, बोलना, जिसपे वाणी होती है, बोलना, हाँ। और आपका गूदा, जहां पे मल त्याग करते हैं हम लोग, और आपका जनेन्द्रिय, जनेन्द्रिय। आपके देखिए, ये याद रखना है आपको, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं और 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। ज्ञानेंद्रियों में आपके हाथ, कान, नाक, त्वचा और जीव आता है। वही कर्मेंद्रियों में आपका हाथ, पैर, वाणी, गूदा और जनेन्द्रिय आती है, ठीक है ना। जनेन्द्रिय आपके ये 5 आपके आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गूदा, जहां से हम लोग मल त्याग करते हैं, जहां से हम लोग वॉशरूम जाते हैं, और ठीक है, तो वो होता है जनेन्द्रिय, जहां से बच्चों का जन्म, या जनेन्द्रिय उसको कहते हैं जहां से बच्चों का जन्म होता है, ठीक है ना। तो ये आपका इतने पॉइंट्स आपके, ये 5 होते हैं आपके, क्लियर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो इसमें आपको समझ में आ गया कि इंद्रियां कितनी होती, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 इंद्रिय कर्मेंद्रियां होती है, और एक मन होता है। क्या होता है, और एक मन होता है। मन जो है सब में कॉमन होता है, ठीक है ना। मन जो है सब में कॉमन होता है, ये इंटरनल होता है। क्या होता है, इनर सेंस होता है, इसको बोलते हैं इनर सेंस, इनर सेंस, ठीक है, इनर सेंस होता है आपका, ये याद रखिएगा। ये क्या होता है, इनर सेंस, आंतरिक इंद्रिया हो, आंतरिक इंद्रिय कहलाता है ये, ठीक है ना। क्लियर है पॉइंट, ये आपका बताओ। फिर इसके बाद आपका क्या आता है, विषय आता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय। मतलब कहते हैं कि प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए सिर्फ इंद्रियों का रहना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि विषयों का भी रहना आवश्यक है। विषय का मतलब कोई ना कोई टॉपिक होना चाहिए। मतलब यदि वस्तुओं का अभाव होगा, हमारे सामने वस्तुएं नहीं होंगी, तो इंद्रियां किसका ज्ञान करेंगे, किस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करेंगे। इसलिए इंद्रिय अपने आप को ज्ञान का विषय नहीं बना सकती है। यही कारण है कि ना आंख स्वयं को देख सकती है, ना कान स्वयं को सुन सकता है, ना ही आपके नाक स्वयं को सूंघ सकते हैं। तो ये सब के लिए कोई ना कोई वस्तु चाहिए, तो ये वस्तु का काम करती है, ठीक है। अब ये हो गया। फिर आपका सन्निकर्ष की बात आती है। सन्निकर्ष क्या होता है, तो सन्निकर्ष जो होता है, इंद्रियों का वस्तुओं के साथ संबंध, लिख लीजिएगा, इंद्रियों का वस्तुओं के साथ संबंध जो होता है, सन्निकर्ष कहलाता है। इंटरेक्शन मीन्स द रिलेशनशिप ऑफ सेंस कॉन्टेक्ट, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सेंस कॉन्टेक्ट, सेंस सेंस कॉन्टेक्ट। इसकी परिभाषा लिख लीजिएगा, लिखेंगे, सन्निकर्ष का अर्थ होता है इंद्रियों का वस्तुओं के साथ संबंध, ठीक। सेंस कॉन्टेक्ट मीन्स द रिलेशनशिप ऑफ द सेंसेस विथ ऑब्जेक्ट। लिख लिया आप लोगों ने, बताइए।
सन्निकर्ष का अर्थ होता है इंद्रियों का वस्तुओं के साथ संबंध। इंद्रियों का वस्तुओं के साथ संबंध। इंग्लिश में लिखेंगे सेंस कॉन्टेक्ट मीन्स द रिलेशनशिप ऑफ द सेंसेस विथ ऑब्जेक्ट्स। इंद्रियों के साथ, इंद्रियों का वस्तुओं के साथ संबंध। जैसे हमारे सामने कोई चीज रखी, जैसे ये रखा सामने दिखाई दे रहा, तो ये क्या हुआ, इसका और मेरी आंख के बीच जो संबंध होगा इसी को सन्निकर्ष कहा गया है। ठीक है। अब जैसे हम ये टच कर रहे हैं तो ये बोर्ड और हमारे हाथ के बीच जो संपर्क हो रहा है यही सन्निकर्ष कहलाता है, सेंस कांटेक्ट कहलाता है। आपको हम छू कर भी देख रहे हैं, आंख से भी देख रहे हैं, ठीक है ना, तो ये आपका क्या है, सेंस कांटेक्ट कहलाता है। क्लियर। तो ये सन्निकर्ष है। अब हम लोग कल की डेट में जो डिस्कस करने वाले हैं, जो एग्जाम में आपके पूछा जाता है, सन्निकर्ष के जो 6 पार्ट होते हैं उन 6 भागों को, 6 भेद को हम लोग कल की डेट में पढ़ेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके। इसलिए हम लोग फिर से, और आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप लोग को किस तरीके से अपनी तैयारी करनी है, बेहतर परफॉर्मेंस करना है, क्योंकि एक एक दिन जब आप तैयारी करोगे तभी आप जो है सफलता की ओर बढ़ोगे। एकाएक सफलता किसी को नहीं मिलती है, सफलता मिलने में समय लगता है और उसमें समय देना पड़ता है। आप किसी भी चीज को समय दोगे वो चीज जरूर मिलेगी। आप जिस इंसान को भी समय दोगे वो इंसान भी आपके दूर है। इंसान से बात करना आप दूर कर दोगे तो इंसान भी दूर हो जाए। वैसे ही हमारे किताब होती हैं, किताबों को हम पढ़ते रहते हो, ठीक है, पढ़ना छोड़ देते हैं, कुछ दिन बाद भूलना शुरू हो जाता है। सिलेबस है, कुछ दिन बाद हम भूल जाते हैं अगर नहीं पढ़ते लगातार। तो इसलिए सभी को टच में लेते रहो। जिनको आपको साथ में रखना है उनको आप लेकर साथ में चलोगे तो आप कभी उन चीजों को नहीं भूल पाओगे। दूरियां कब होती हैं, जब आप किसी भी चीज में रिलेशनशिप खत्म, मतलब संबंध धीरे धीरे, अगर आप उस पर रिवीजन नहीं करोगे तो रिवीजन नहीं करने पे हम चीजें भूल जाते हैं, चाहे वो मैथ हो, साइंस हो, कोई भी विषय हो, सभी चीजें, चाहे वो लाइफ हो, उसमें भी आप। ठीक है, चलिए हम लोग कल मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।